हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपका 2021 का है और ये पहला सेट है जिसमें आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा एडवर्टीजमेंट 50 के लिए हुई थी। तो उसी का ये क्वेश्चन पेपर है जीएस का। जीएस की तैयारी हम लोग इस चैनल पे कर रहे हैं और नेट पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर एजुकेशन की। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या था। ठीक है, जहाँ पर मुझे ये लगेगा कि हाँ आपको बताना चाहिए वो चीज़ें जो आपके लिए अभी इस बार भी इम्पॉर्टेंट है वो हम बात करेंगे, और जो करंट का था तो वो तो पिछले बार का ही था, तो उसको जानने का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। बल्कि 2022 का भी करंट का हम पढ़ा रहे हैं इस वाले चैनल पे, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि जीएस की तैयारी आपकी किस तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है। ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर था। 30 अक्टूबर 2021 को ये परीक्षा आपकी जीएस की हुई थी। तो जिसमें से आपका देखिए ये मैचिंग के लिए ये पेपर था, इसमें जो ये क्वेश्चन था सॉरी। तो यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो यहाँ पर बताना है जूट, ठीक है, जूट, चाय, रबर और गन्ना, इनका जो है मैचिंग करना था। तो यहाँ पे फसल और आज है। जूट पता है आपको पश्चिम बंगाल में होता है, चाय असम, रबड़ केरल और गन्ना उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग है। और अगर अभी कोई लेटेस्ट डाटा आया है तो मैं उसको भी आपको दे दूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है वीडियो लाने में, क्योंकि मैं अकेले ही सारा कुछ करती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। ठीक है, तो इस तरह से चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से और क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से केंद्रीय सूचना आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और चौथा ऑप्शन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, तो इसमें इन विकल्पों में आपका जो है राइट ऑप्शन है भारत निर्वाचन आयोग। ये आपका जो है सिलेबस में भी मेंशन है कि भारत निर्वाचन आयोग क्या है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर देखिए निर्वाचन आयोग क्या है, ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग में क्या होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। भारत की जो निर्वाचन प्रणाली है वो किस देश की निर्वाचन प्रणाली के समान है, तो ये ब्रिटेन की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इतना जो भी इससे संबंधित चीज़ें थी वो मैंने यहाँ बताने की आपको कोशिश की है। अभी वर्तमान में बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, इसके पहले कौन थे, सुशील चंद्रा। तो राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा जी का स्थान लिया है। ठीक है, इनका जो मई में हुआ था, जो इलेक्शन ये हुआ था तो मई में हुआ था। आगे देखिए मई 2022 में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है। तो ये कह रहा है संविधान की प्रस्तावना का है, कि मूल अधिकारों का है, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का है, या मूल कर्तव्यों का है। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है क्या है, मूल कर्तव्यों का। ठीक है, ये है मूल कर्तव्यों का। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये संविधान के अनुच्छेद 51 का, ठीक है, इनके मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। 51 का के अंतर्गत है। और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, डेट याद रखिएगा, और संविधान संशोधन कौन सा था, 42वां। इसके द्वारा भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया, और इनकी संख्या उस समय कितनी थी, 10 थी। फिर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्षीय आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। ठीक है, तो ये 11वां जो है मूल कर्तव्य था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप कितनी है, वर्तमान में कितनी है, मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूल कर्तव्यों से जितनी बातें थी जो इम्पोर्टेंट थी वो सारी इसमें डिस्कस की हैं। फिर है नेक्स्ट है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेषित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं
संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। तो इसमें क्या है, ये कौन सा, इसका राइट ऑप्शन था मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए मिनर्वा मिल्स, भारत संघ के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेषित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। और ये किसने कहा था, मतलब मिनर्वा मिल्स ने। ठीक है, और आधारभूत ढांचे या मूल ढांचे का सिद्धांत ये केशवानंद भारती मामले में आया था। दोनों में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके आपको देखना चाहिए। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं जितनी भी आपको एग्जाम के टाइम तक दे पाऊंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, क्योंकि जीएस का पार्ट बहुत अलग कंटेंट है यहाँ पर, तो देखना पड़ता है कि काफ़ी कुछ है इसमें। 30 नंबर में ही जो है काफ़ी रहता है, काफ़ी स्ट्रगल रहता है कि कैसे इन नंबर को गेन किया जाए। आगे देखिए 5वां, भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये किस तरह की, इससे संबंधित जो भी वीडियो है, मतलब वो मैं आपको एक एक वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उनको एक बार देख भी लेंगे ना तो रिलेट करके ले जाएंगे वहाँ पर। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो वीडियो मैं बना लूँ। ठीक है, थोड़ा कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा आप लोगों से सपोर्ट चाहती हूँ कि चैनल को सपोर्ट करें। देखने वालों की संख्या तो बहुत रहती है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आगे देखिए, भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारतीय कृषि क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कई तरह की बेरोजगारी होती है, मैं भी यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, खाली इसी के बारे में बताते हैं, क्योंकि एक वीडियो में मुझे पूरी देनी है आपको, जो कि रिलेटेड कंटेंट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, है ना। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी, ये कौन सी बेरोजगारी होती है, जैसे कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि और जो भी नौकरी के अवसरों की कमी के कारण कृषि में अत्यधिक भीड़ भाड़ को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, अवसरों की कमी है इस वजह से। तो इसका राइट ऑप्शन, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न मतलब छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ऐसा भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर आबादी के दबाव के कारण होता है। ठीक है, तो ये इसके कारण दिए हुए हैं। तकनीकी विकास की कमी भी इसका एक कारण है कि जनसंख्या के अधिकतर भाग कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर रहता है। इसके कारण एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग रहते हैं। वही जो मैंने आपको बताया, यही छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी का कारण बनता है। ठीक है, तो आपकी कृषि से संबंधित ये बेरोजगारी होती है। आगे देखिए, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो यहाँ पर यह है हॉकी से। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हॉकी से, हॉकी खेल से संबंधित अन्य ट्रॉफियों में क्या है, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप और ध्यानचंद कप। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये ट्रॉफीज इसके अंतर्गत आती हैं। पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है। तो ये अगला क्वेश्चन है आपका, किसका पाचन प्रभावित करती है। तो ये जो है वसा का। ठीक है, ये वसा का पाचन प्रभावित करती है। पित्ताशय यकृत में उत्पन्न पित्त का लीवर में, मतलब लीवर में उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ क्रिस्टलाइज जो पित्त होता है वही पित्त की पथरी है, मतलब जो क्रिस्टलाइज जमाव ही पित्त की पथरी है ना। पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये आपका इससे संबंधित होगा, वसा से। समृद्धि एक्सप्रेस वे संबंधित है, तो ये इसका संबंध महाराष्ट्र से है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारा इसका डिटेल दिया हुआ है। आगे देखते हैं, क्योंकि हम लोग रिसेंट वालों की ज़्यादा चर्चा करेंगे, इसलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया था। तो मध्य प्रदेश का था। इसका राइट ऑप्शन मध्य प्रदेश है ना। क्वेश्चन का फॉर्मेट आप देख लिए। देखिए, अंकुर योजना की शुरुआत 2021 में हुई थी एमपी में, है ना। और किससे संबंधित था, तो इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने पर सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंकुर योजना। द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक कौन है। तो W.V. रमन इसका राइट ऑप्शन है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन थे। W.V. रमन ने द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन्स टू मास्टर्स पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, तो ये W.V. रमन है। आगे देखिए, खेल से संबंधित प्रश्न भी आपके में बहुत आते हैं। सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है, तो व्यक्ति की आयु कैसा है, सतत चर है ना, क्योंकि व्यक्ति की आयु एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, क्योंकि ये संख्या में क्या, इसकी संख्या जो होती है वो दशमलव के स्थान तक
इसका कुछ भी प्लेस वैल्यू हो सकता है ना। जैसे कि किसी की जन्म तिथि, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका व्याख्या दी हुई है, तो कैसे गणना कर सकते हैं उम्र की, वर्ष भी हो सकता है, महीना, सप्ताह, दिन, घंटा, मतलब बहुत छोटी से छोटी डिजिट में भी इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। तो डिस्क्रीट वैल्यू और कंटिन्यूअस वेरिएबल ये दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पर चरों का कौन सा प्रकार है, तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ठीक है। डिस्क्रीट में क्या होता है, जैसे किसी भवन में व्यक्तियों की संख्या बतानी है तो वहाँ पूरी आप लेंगे ना, किसी को आधा तो नहीं कर सकते हैं, तो वो डिस्क्रीट होता है ना, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, सतत असतत, है ना। आगे देखते हैं, यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन होगा। तो मानक विचलन इसका देखिए अंडर रूट प्रसरण, ये फॉर्मूला है, तो मानक विचलन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं लेकिन आते हैं, कई बार क्या है फॉर्मूलेज भी पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगी कि कम से कम आप उतना तो देख लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग के पास भी नहीं रहता है, कुछ लोग वर्किंग होंगे, ठीक है, कुछ लोग पढ़ा रहे होंगे, कुछ खुद भी पढ़ रहे होंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग ही करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण से छात्र और अध्यापक में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है ना, और जो भी कोई त्रुटियां होती हैं तो वहाँ पर उनको दूर करने का प्रयास मिलता है, क्योंकि फीडबैक प्रोसेस भी होता है ना, फीडबैक होता है तो वहाँ पे वो उस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षण मतलब इसमें कौन कौन सी विशेषता आएगी, तो विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही आती है ना। वस्तुनिष्ठ परीक्षण से निष्पक्ष और आसानी से स्कोर किया जाता है, और निर्बंध परीक्षण की तुलना में जवाब देने में कम समय लगता है ना, जो आपका एमसीक्यू टाइप होता है, तो ये क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, तो कौन सी नहीं है, केंद्रीय, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर्स, केंद्रीय प्रवृत्ति की मान में कौन कौन से होते हैं, मीन मीडियन मोड, और कौन सा नहीं है, विस्तार, है ना, रेंज नहीं है। आगे देखते हैं, पहला ईमेल किसने भेजा था, 16 क्वेश्चन है। तो ये पहला ईमेल आपका, इसका जो है ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है, जानते ही हैं। इस जो पहला ईमेल था अमेरिका के रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, ठीक है, इनके द्वारा भेजा गया था, इन्हीं को ईमेल सेवा का जनक कहते हैं। 17वां, जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है। तो जंक ईमेल अनवांटेड जो मैसेजेस होते हैं, अवांछित ईमेल, है ना, अनवांटेड ईमेल्स, इन्हीं को स्पैम कहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका जंक ईमेल, स्पैम, इसका राइट ऑप्शन। स्पैम भेजने वाला विभिन्न स्रोतों से ईमेल एड्रेस प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 18, एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है, इसकी व्याख्या देखिए, एक डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। जब कोई डिस्क निम्न स्तरीय प्रारूप से गुजरती है तो इसे ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्रैक क्या है, सामान्यतः हार्ड डिस्क पर संग्रहित जानकारी की सबसे छोटी व्यक्तिगत रूप से पता योग्य इकाई होती है। नेक्स्ट है 19वां है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। देखिए, इन्वेंशंस काफ़ी पूछे गए हैं, तो ये है रेनॉल्ड बी जॉनसन, इसका जो है, इन्हें हार्ड डिस्क का जनक भी कहा जाता है। और कंप्यूटर का सभी लोग जानते हैं, चार्ल्स बेबेज, है ना। फिर देखिए, गूगल स्कॉलर, काफ़ी विवादित क्वेश्चन रहा है उस समय का। तो गूगल स्कॉलर क्या है, तो मैंने इसको सर्च किया था, तो मेरे हिसाब से तो पब्लिशिंग टूल होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोग को कुछ और जानकारी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। उस समय जो है एनटीए ने इसको जो है आंसर में इसके बदलाव किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल स्कॉलर एक वेब ब्राउज़र दिया है, लेकिन मैंने इसको सर्च किया था तो पब्लिशिंग टूल। बाकी आपको कोई और जानकारी हो तो प्लीज़ आप लोग भी बताएं। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है। तो किसने कहा था, यहाँ पर देखिए, इन्होंने आइंस्टीन ने कहा था, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है, पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। और मार्गरेट मीड का क्या कथन था, यदि हम पर्यावरण को नष्ट करते हैं तो हमारे पास समाज नहीं होता है, ठीक है। तो और मार्ली मैटलिन का कथन, पृथ्वी हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के हैं ना। ये सारे कथन दिए हुए हैं। तो कथन और ये सब चीज़ें तो पता नहीं किस तरह से दे रखा है इस क्वेश्चन में, लेकिन आते नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे बन सकते हैं। खैर, आगे देखिए, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ये जो है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, इन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन 1973 में भारत के उत्तराखंड में
वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया, मतलब एक घेरा बना के खड़े हो जाते थे और इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। ठीक है, इसमें ये सब लोग इसके सहयोगी थे, गौरा देवी, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, है ना। तो ये सारे जो हैं, और मेधा पाटकर, इनमें जो आपका ऑप्शन दे रखा है मेधा पाटकर, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए अपना योगदान दिया था। और इसी से संबंधित चिपको आंदोलन से ही प्रेरित होकर एक एपिको आंदोलन, एपिको APPIKO एपिको मूवमेंट चलाया गया था। उत्तरी कर्नाटक के ग्रामीणों में मतलब युवक मंडली के निर्देशन में पेड़ों और वनों की कटाई के विरोध में एपिको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो ये चिपको आंदोलन हुआ उत्तराखंड में, एपिको आंदोलन उत्तरी कर्नाटक के ग्रामीणों के द्वारा चलाया गया था। किसके लिए था? पेड़ों और वनों की कटाई के विरोध के लिए। ठीक है, तो ये एक जैसे ही है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण है? देखिए क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सोच के ही इनका जवाब देना चाहिए। देखिए कौन सा एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? लिंग अनुपात की जन्म दर, मृत्यु दर या स्तर विन्यास। तो यहाँ पर देखिए विकल्पों में स्तर विन्यास जनसंख्या का लक्षण नहीं है ना। ये सारी चीज़ें तो होते हैं, इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पे जो है होता है जनसंख्या जो है इसको ली जाती है, आंकड़ा, जनसंख्या के आंकड़े इसी के द्वारा लिए जाते हैं। फिर देखिए 24वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है? तो इसमें कौन है? पुर्तगाल तांबा खनिज संसाधन से वंचित है ना, बाकी जगह ताम्र खनिज के और ये सब मिलते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में प्रमुख तांबा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ये इन जगहों के नाम है। ठीक है, और तांबा की विशेष क्वालिटी क्या है? गुड कंडक्टर होने के कारण बिजली के तार, मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सारी चीज़ों में इन उद्योगों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत से संबंधित। आगे देखिए, आपको मतलब एक जनरल तैयारी ऐसी रखनी है कि वो क्वेश्चन तो बिल्कुल भी ना गलत हो, जैसे कि करंट से संबंधित है या टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT है ना, और EVS, ये सारी चीज़ें आप अपना मतलब कवर कर सकते हैं, इनमें गलत होने की संभावना कम रही हिस्ट्री की बात, हिस्ट्री में तो क्वेश्चन ये होता है कि याद बहुत करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की मध्यमंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली है? अब आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारी परतें होती हैं। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल की जो परतें हैं इनको 5 स्तरों में बांटा गया है ना। तो इनमें है ये कौन कौन सी हैं? देखिए कह रहा है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल या बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, है ना, ये 5 होती हैं। ठीक है, तो ये की 5 होती हैं, ये हाइट के हिसाब से यहाँ पर देख रहे हैं फिगर है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल है, निचली परत होती है, सबसे निचला स्तर होता है, इस स्तर पे क्या होता है? बाकी देखिए यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी हाइट है ये यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल है ना, तो इसका जो राइट ऑप्शन है कितना है? 50 किलोमीटर से 85। इसको मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में आपको बताऊंगी, कुछ खास बातें जो कि क्योंकि इसको हम लोग पूरा एक अलग टॉपिक लेके इसको जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 5 जो है लेयर्स होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, आयन मंडल, मतलब इसी को आयन मंडल कहते हैं, या बहिर्मंडल। अब क्षोभ मंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे निचला स्तर है। इस स्तर पे क्या होगा? धूल कण और जलवाष्प मौजूद रहती है और मौसम में परिवर्तन इसी स्तर पे होता है। तो ये इसकी एक खास बात है ना। अब अगर और बात करें तो यहाँ पर जो क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल। तो समताप मंडल मतलब समान, है ना, सम, मौसमी गतिविधियां नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर वायुयान चालक विमान उड़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है कि विमान चालक वायुयान उड़ाना कहाँ, किस लेयर में ज़्यादा पसंद करते हैं, कहाँ पे उड़ाते हैं। तो ये समताप मंडल में है ना। उसके बाद समताप मंडल हो गया आपका, फिर आता है आयन मंडल। तो आयन मंडल में क्या होता है? विद्युत आवेशित कण होते हैं। यहाँ पर रेडियो वेव्स डिफरेंट वेवलेंथ में पाई जाती है, मतलब क्योंकि यहाँ पर कई लेयर्स होती हैं, D, F, G, इस तरह से करके कई लेयर्स होती हैं आयन मंडल में। तो यहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ की जो है वेव्स पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, और उसकी बात करें जो सबसे है आपका
बाह्य मंडल है ना, तो यहाँ पर विद्युत आवेशित कणों की ज़्यादा प्रधानता होती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें थी जो कि आपको बाकी डिटेल में हम लोग फिर अगली वीडियो में ये सारी चीज़ें जो कुछ खास पॉइंट है जहाँ से कि बनते ही हैं क्वेश्चन, वो हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला है, भारत में समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट इसका जो राइट ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। ये राष्ट्रीय उद्यान जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी के दक्षिण किनारे पर है, ठीक है। तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हो गया आपका जो है ऑप्शन ए सही है 26वें का। फिर है 27वां, यहाँ पर देखिए, प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु, ठीक है। ये गुफाएं कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ विभिन्न जैन तीर्थंकर, अर्धनारीश्वर और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट तथा उसकी रानी का चित्र प्राप्त होता है, ठीक है। तो जैन धर्म से संबंधित कला का प्रारंभिक उदाहरण यहीं से प्राप्त हुआ था। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री से संबंधित। फिर देखिए, सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? तो ये कौन था? विष्णुगुप्त, है ना। तो ये है इनका राइट ऑप्शन, ठीक है। इसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग आपको बताएंगे कि मतलब वो कितनी आपको पढ़ लेनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट उतना तो पढ़ना चाहिए। अगला है यहाँ पर देखिए 29 साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ये साइलेंट वैली आपको पता है केरल में, है ना। शांत घाटी जिसको बोलते हैं, केरल राज्य के पालघाट जिले में नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में दुर्लभ वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से? जैसे कि लॉयन, पूंछ वाले मकाक, नीलगिर, लंगूर, है ना, ये सारे उड़ने वाली गिलहरी, ये सब चीजें पाई जाती हैं। 30वां और लास्ट क्वेश्चन, मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान-ए-जंग की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये किसको दी गई थी? एंटोनी पोलियर। यहाँ पर राइट ऑप्शन इसका सी है, एंटोनी पोलियर। ये स्विस कला संग्राहक, सैन्य इंजीनियर तथा कुशल सैनिक भी थे, एंटोनी पोलियर। इनका जन्म फ्रांस के लॉजेन में हुआ था, जो धर्म युद्ध से बचने के लिए स्विट्जरलैंड चले गए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंतिम क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह और भी क्वेश्चन पेपर जो 2021 के, कम से कम उनको देख लीजिए, तो वो आपको उससे पता लग जाएगा। और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, क्योंकि उनसे संबंधित चीज़ों को भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो कि वर्तमान में क्या संबंधित है, करंट से आपकी क्या रिलेटेड है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा इसी क्रम में पता लग जाती है ना। क्वेश्चन के साथ ही बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आपको ऐसे मतलब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक चैनल पे आप बने रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।